हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं ये बीए बीएससी बीकॉम एग्जामिनेशन 2023 का जो पेपर है एनवायरमेंटल साइंस का, तो इसके क्वेश्चंस 50 हम आपको करा चुके थे और यहाँ पर ये पेपर हो चुका है। जो स्टूडेंट्स के अब आगामी जो पेपर होने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है और जिनका ये पेपर हुआ है तो वो भी अपना पेपर यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं 100 क्वेश्चंस का, और देख सकते हैं अपने रिजल्ट आने से पहले ही कि उनके कितने नंबर यहाँ पर बन रहे हैं। और जिनका एग्ज़ाम है वो यहाँ से अपनी बेस्ट तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं 100, वहाँ पर बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर यूनिवर्सिटी अपने पेपर में रिपीट करती है। क्योंकि एनवायरमेंटल साइंस ऐसा क्वेश्चंस होते हैं जो हर यूनिवर्सिटी और हर पेपर में हर क्लासेस के, चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, सब क्लासेस के लिए, सब कोर्सेज के लिए ये पेपर कंपलसरी कर दिया गया है। और इस पेपर में क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो सभी पेपर में आते हैं, चाहे आप किसी भी कंपटीशन में जाएं, चाहे आप किसी क्लास का पेपर दे रहे हैं, चाहे किसी कोर्स का भी दे रहे हैं। तो चलिए, 50 क्वेश्चंस आपके अपलोड हो चुके थे और मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स के उसमें हद करके यहाँ पर 35 तो सबके बन ही गए होंगे। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं और साथ में एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हम शुरू करते हैं आपका 51 से जो आपके पेपर क्वेश्चंस होने हैं उसके आगे का। तो चलिए शुरू करते हैं आपका आगे के क्वेश्चन। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है जिन स्टूडेंट्स ने और वो वीडियो का जो है बेनिफिट्स लेते हैं या उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं हिंदी मिरर की तरफ से जो वीडियोस आपके लिए तैयार होती हैं, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, कर दीजिए फटाफट। और चलिए, आपका 51 क्वेश्चंस आ चुका है। हमने ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था और कहा था कि इस क्वेश्चंस को आप अपने तैयार करके रखेंगे कि इसका आंसर आपका क्या जाने वाला है। तो एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है? खाद्य चक्र, खाद्य जाल, खाद्य संगम या खाद्य वृक्ष? तो ये जो आंसर लगा हुआ है 51 का बी, तो बिल्कुल सही है, खाद्य जाल ही होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसी ध्वनि जो कानों पर झकझोरने वाला प्रभाव डाले। तो भाई आपको बता दें कि संगीत है, मधुर ध्वनि है, सोलो संगीत है। तो मुझे लगता है इससे तो जो हमारे कानों की ध्वनि है वो तो झकझोर ही नहीं जाती, क्योंकि उससे तो हमारे जो है आराम मिलता है, हम अच्छे से सुनते हैं। लेकिन जो शोर होता है उससे झंझनाहट होती है। चलते हैं आगे। तो यहाँ पर आंसर देख लीजिए, ए जा रहा है सभी का। चलते हैं, खाद्य श्रृंखला की सबसे कमज़ोर कड़ी कौन सी होती है? तो ये श्रृंखला है जो आपका साइकिलिंग है, ये मैंने आपको समझाया था कि कैसे कैसे चलता है। तो भाई सबसे पहले प्राथमिक उपभोक्ता ही तो कमज़ोर होगा, है ना। द्वितीय नहीं होगा, इसको खा जाएगा, वो उसको खा जाएगा, तो सबसे पहले यही कमज़ोर होगा। चलते हैं आगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 5 जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? जेनेवा, रियो डो जेनेरियो या फिर स्टॉकहोम या फिर लंदन? तो 54 का यहाँ पर आंसर जाएगा सी, स्टॉकहोम। ये वाला आंसर रॉन्ग है। चलते हैं आगे। 55, भोपाल गैस त्रासदी का कारण था। यहाँ पर चलिए, मैं 51 से आपको कुछ स्टूडेंट्स की ये भी क्वेरी रहती है कि मैडम आप पढ़ाते पढ़ाते ये भी बता दिया करो कि नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए कौन सा प्रश्न इम्पोर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो खाद्य श्रृंखला वाला क्वेश्चन है एनवायरमेंटल का बेस्ट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। एक आपका 54 भी इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर तैयार करके जाइएगा। भोपाल गैस त्रासदी का कारण था मिथिल अल्कोहल, मेथिल कार्बोनेट या फिर मेथिल आइसोनेट या फिर मेथिल सल्फेट? तो आपको बता दें यहाँ पर जो मिथाइल आइसोनेट थी वो आपकी कारण थी भोपाल गैस त्रासदी का। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 16 सितंबर, 16 अक्टूबर या 5 दिसंबर? इंग्लिश के भी थोड़ा यहाँ पर वर्जन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें 56 का आंसर आपका जा रहा है बी। ठीक है, इसको लगा लीजिए 56 का बी, और ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा। चलते हैं आगे।
ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं? जैविक घटक, अजैविक घटक, मानव निर्मित घटक या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं आप। और इसके अलावा अगर आपको आंसर बी अगर आप सोच रहे हैं 57 का, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, अजैविक घटक और भौतिक घटक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, कर लिएगा, इसको भी जरूर करके जाइएगा तैयार एग्जाम के लिए, नेक्स्ट एग्जाम के लिए। किलोमीटर, डेसिबल, हर्ट्ज या फिर आर्मस्ट्रांग, तो डेसिबल ये होता है। चलते हैं आगे। संकटग्रस्त जाति में आते हैं दुर्लभ जाति, असुरक्षित जाति, विलुप्त होने के कगार पर जाति, फिर या उपरोक्त सभी। तो 59 का अगर आप लगा लेंगे डी, तो बिल्कुल सही जाएंगे, क्योंकि दुर्लभ जाति भी है, असुरक्षित जाति भी है। वैसे तो जो प्रश्न का आंसर जो जाता है विलुप्त होने के कगार पर जाति, संकटग्रस्त जाति में यही आते हैं। सी ज़्यादा 90% इसका सही है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसका आंसर सही क्या है। चलते हैं आगे। 59 हो चुका है। 60, निम्न में से कौन सा मंडल पृथ्वी के 2/3 भाग में फैला है? मुझे लगता है ये क्वेश्चन बहुत इजी है और बहुत रिपीटेड है, और ये बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो पृथ्वी है कितने हिस्से उसके जल से घिरे हुए हैं। तो स्थलमंडल, वायुमंडल या फिर जलमंडल, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यहाँ पर आपका आंसर जाने वाला है जलमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप को मापने की तीव्रता स्केल की रेंज क्या होती है? क्वेश्चन वैसे हर बार क्या पूछा जाता है कि भूकंप को जो मापा जाता है उसको, वो स्केल को हम क्या बोलते हैं, क्या नाम है उसका, लेकिन इस बार क्वेश्चन चेंज हो चुका है। इस बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रेंज क्या होती है। तो 61 का आपका आंसर जाएगा बी, 1 से 12। और ये हमेशा याद रखना, कोई भी कंपटीशन आप देंगे ये 100% क्वेश्चन पूछा जाता है और आपसे भी पूछा जाएगा। चलते हैं आगे। पृथ्वी का अवमार्जक कौन है? हरे पादप, पक्षी, जीवाणु या कवक या फिर जल? तो यहाँ पर हमें बताना है डिकम्पोजर्स ऑफ द अर्थ इज आर क्या है? तो यहाँ पर इज़ आर इन्होंने लगा दिया है, तो 1 मिनट यहाँ पर आंसर आपका अगर आपने लगाया है जीवाणु व कवक, तो बिल्कुल सही है। चलते हैं, आर आएगा है ना। चलते हैं आगे 63 पर। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी इज़ नाउ एज वैश्विक जैव विविधता को क्या कहते हैं? अल्फ़ा, बीटा, गामा या नैनो? तो 63 का आंसर अगर आप लगा रहे हैं ए अल्फ़ा, तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो यहाँ पर बताना है व्हाट इज़ द मेन सोर्सेज ऑफ ऑक्सीजन इन अर्थ? हरे पौधे, पर्यावरण, वर्षा का जल, इनमें से कोई नहीं, एलिमिनेट कर दीजिए। तो 64 का अगर आप आंसर सोच रहे हैं ए हरे पौधे, तो बिल्कुल सही है। और हम सभी को मालूम है कि ऑक्सीजन ज़्यादातर हमें ग्रीन प्लांट से ही मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षण हेतु भ्रमण की उपयोगिता है क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ टूर इन एनवायरमेंट एजुकेशन इज़। तो क्या ये मनोरंजक होता है, क्या ये व्यवहारिक होता है, या फिर जीवन उपयोगी होता है, या फिर उपरोक्त सभी होता है? तो मुझे लगता है अगर हम इस प्रकार का कोई टूर करते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो एक तरह से मनोरंजक भी होगा, एक ये व्यवहारिक प्रैक्टिकल भी होगा आपका, और यूजफुल फॉर लाइफ भी होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। खेतों की, हाँ तो इसमें डी लगा दीजिए ना, उपरोक्त सभी। चलते हैं आगे 66, खेतों की झूम विधि कहाँ की है? झूम खेती कहाँ से आई आपकी? कल्टीवेशन कहाँ से आई है? किसने किया सबसे पहले इसको? तो हिमाचल प्रदेश, मध्य उच्च भूमि, तटीय तमिलनाडु या फिर नागालैंड? तो जो 66 का आंसर अगर आप डी सोच रहे हैं, तो बिल्कुल सही, नागालैंड। चलते हैं, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? वैलीज फ्लावर कहाँ पर है? तो आपने बिल्कुल आंसर बताना है इसका कहाँ पर है। चारों में से ऑप्शन बिल्कुल आसान है, सभी स्टूडेंट्स इसको बता सकते हैं। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है? तो यहाँ पर बताना है रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सा है? तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आपको बता दें 68 में जो आंसर जा रहा है, तीनों ही गैस हैं।
ठीक है, लेकिन इसने क्या पूछा है, सबसे ज़्यादा उत्तरदायी, यानी कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज यहाँ पर किसकी है। और यहाँ पर डेफिनेटली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए होंगे जिनका ये पेपर था। तो यहाँ आपको बता दें कि यहाँ पर हमें परसेंटेज बतानी थी और किसकी सबसे ज़्यादा है। तो इसको थोड़ी सी जानकारी नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स का पेपर होने वाला है उनके लिए बता देते हैं कि सबसे ज़्यादा जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है रोल। और इसका जो है ये 2021 में जो इसके आंकड़े थे वो थे 79%। ठीक है, अब यहाँ पर मीथेन के थे यहाँ पर 4.98 और जो आपकी नाइट्रस ऑक्साइड थी उसके आंकड़े नहीं हैं। तो ये ही दो आंकड़े हमें मिले थे, डाटा मिला था, वो आपको बता दिया है। तो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी ये है, उसके बाद मीथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, चलते हैं आगे 69 पर। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार कितने प्रतिशत वन क्षेत्र प्रस्तावित हैं। तो यहाँ पर बताना है रिकमेंडेड बाय द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। तो कितना जाएगा बता देते हैं। आपका यहाँ पर आंसर जा रहा है ए, 69 का ए अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके 70 पर। 70 में पूछा गया है ओजोन छिद्र सर्वाधिक चौड़ा कहाँ पर है। तो ओजोन होल इज़ द वेटेस्ट। तो यहाँ पर हमने बताना है ओजोन होल इज़ विथ, तो इसमें सर्वाधिक चौड़ा अंटार्कटिका के ऊपर है, अबाउ अंटार्कटिका। अफ्रीका के ऊपर नहीं, एशिया के नहीं, उपरोक्त सभी भी नहीं आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 71। निम्न में से कौन जनसंख्या का गुण नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन भी हुआ होगा, सर्वाधिक पूछा गया, सबसे ज़्यादा पूछा गया है, तो ए ही आंसर जाएगा। ठीक है, चलते हैं 71। निम्न में से कौन जनसंख्या का गुण नहीं है। तो नेटिलिटी या फिर आपकी मोरेटिलिटी या फिर स्त्रीकरण या फिर लिंगा अनुपात। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या यहाँ आंसर जा सकता है। तो 71 का अगर आपने आंसर सोचा है सी तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका स्त्रीकरण जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ई कचरे का उदाहरण है। ई कचरा क्या है पता है आपको। तो जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो सभी ई कचरे के अंतर्गत आती हैं, जिसमें पेपर नहीं है, प्लास्टिक नहीं है, उद्योग परवाह नहीं है, सिर्फ यहाँ पर मोबाइल फ़ोन आपका आ रहा है। तो डी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवित्र उपवन विशेषता उपयोगी है, किसके लिए है। तो यहाँ पर बताना है आपको पर्यावरण के प्रति सतर्कता लाने में, मृदा अपरदन रोकने में, नदियों में वर्ष भर जल प्रवाह के लिए, दुर्लभ और संकटग्रस्त जाति के संरक्षण के लिए। तो बता दीजिए क्या आंसर जाने वाला है। 73 का आपका अगर जा रहा है डी, दुर्लभ और संकटग्रस्त जाति के संरक्षण में। तो इसलिए तो अब देखें यहाँ पवित्र उपवन हम कभी भी नहीं सोच सकते कि इसका आंसर जाएगा, पढ़ते हैं तभी हमें पता रहता है। चलते हैं आगे 74। स्वस्थानीय संरक्षण किसका उदाहरण है। टाइगर प्रोजेक्ट, एक्वेरियम, चिड़ियाघर, ग्रीन हाउस। तो आपको बता दें 74 में जो आंसर जाएगा वह जाएगा टाइगर प्रोजेक्ट। चलते हैं आगे। अब ये कल के जो 50 क्वेश्चंस थे वहाँ पर मैंने डीटीटी पाउडर के बारे में आपको बताया था, लेकिन इसके साथ एक और जुड़ गया है एल्यूमिनियम कैन किसके उदाहरण हैं। प्राथमिक प्रदूषक, द्वितीय प्रदूषक या बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक या नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक। तो यहाँ पर आंसर आपका 75 का अगर आपने सोचा है डी तो बिल्कुल सही है, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है। ठीक है, थोड़ा जबान फिसल रही है। चलते हैं आगे। जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपको बताना है विच ग्रीन हाउस गैस इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेजिंग एनिमल्स। जब जुगाली करते हैं पशु तो कौन सी गैस छोड़ते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो 76 का आंसर आपका जाएगा मीथेन। अब थोड़ी परसेंटेज भी आपको बता देते हैं कौन कौन से जानवर कितनी गैस छोड़ते हैं मीथेन को। तो इसमें जो आपका भेड़ बकरी हैं उनकी होती है, नोट कर लीजिए, नोट डाउन करने लायक क्वेश्चन है, 10 से आपके 16 किलोग्राम तक जो है भेड़ बकरी। उसके बाद जो गोवंश है आपका, यानी कि जिसके गायें आती हैं जिसके अंतर्गत, वो छोड़ते हैं आपके 60 to 160
किलोग्राम प्रति वर्ष उत्पन्न करते हैं मीथेन गैस को। ठीक है, अब देखिए जुगाली करने में कितनी गैस निकल गई। चलते हैं आगे। निम्न में से कौन मिलेनिमिया त्वचा कैंसर का कारक है? स्किन कैंसर। ठीक है, अमल वर्षा, एलर्जेन, ओजोन क्षरण, इनमें से कोई नहीं, एलिमिनेट कर दीजिए। 77 का अगर आंसर सोच रहे हैं सी ओजोन क्षरण तो बिल्कुल सही है। सबसे मेन कारण होता है जो यूवी किरणें होती हैं उनसे रक्षा करती है, और इसी के कारण जब ये इसका जो है क्षरण हो रहा है तो इसी वजह से आजकल त्वचा रोग ज़्यादा हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रभावित करती है? अब क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जो ऊर्जा का होता है कि ऊपर होता है या फिर नीचे होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया स्तर, पिरामिड के बारे में पूछा जाता है हमेशा, लेकिन इस बार इनकी जो है स्तर पूछा गया है, लेवल पूछा गया है। ठीक है, तो उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर, उच्च स्तर से अति उच्च स्तर की ओर, निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर या समान स्तर पर। तो अगर पता है सभी को पिरामिड कैसे होता है, ऊपर की ओर जाता है तो निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाएगा। ठीक है, उसी से आप इसको जोड़कर पढ़ सकते हैं। 79, निम्न में से कौन खनन से संबंधित मुख्य पर्यावरण समस्या है? तो खनन से संबंधित यहाँ पर हमें बताना है यहाँ पर। तो चलिए कौन सा यहाँ पर आंसर जा रहा है? 79 का आपका अगर डी लगाया है बिल्कुल सही है। वायु प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है और मृदा प्रदूषण तो होता ही है। ठीक है, चलते हैं आगे। चिपको आंदोलन किसके संरक्षण के लिए प्रारंभ हुआ था? बहुत इजी है, 80 का आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमें पता है लेकिन हम तभी डिस्कस करेंगे जब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारत की संकटग्रस्त पादप जाति में कौन सम्मिलित है? अब ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चिपको आंदोलन वाला, और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं, पढ़ के जाइएगा अच्छे से। भारत की संकटग्रस्त पादप जाति में कौन सम्मिलित है? आम, शीशम, सागौन या फिर चंदन? तो जो संकटग्रस्त हमारी पादप जाति चल रही है वो इस टाइम चल रही है चंदन। ठीक है, चंदन का जो है आपने पिक्चर भी आई थी पुष्पा, वो उसका क्या करता था, तस्करी करता था उस पिक्चर में। तो ठीक है, वो देखी होगी सबने, पुष्पा नहीं डरेगा क्या था। चलिए आगे। जल प्रदूषण किससे उत्पन्न होता है? लवणों की वृद्धि द्वारा, औद्योगिक निष्कर्षों द्वारा, जलीय जंतुओं के शरीर के नष्ट होने के द्वारा, वर्षा द्वारा। तो बताना है आंसर। थोड़ा ये ब्लर है तो इनको थोड़ा जूम कर देते हैं, इसको आप देख सकते हैं। तो जल प्रदूषण किससे उत्पन्न होता है? 83 का अगर आप सोच रहे हैं आंसर बी, औद्योगिक निष्कर्षों द्वारा। और ये क्वेश्चन हमेशा बदल बदल कर आपसे पूछा जाता है, तो आप सिर्फ औद्योगिक याद रखना। ठीक है, चलते हैं आगे। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बहुत इजी है और ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीटेड है और ये सभी को मालूम होगा। बताइए आंसर इसका कमेंट बॉक्स में। चलते हैं आगे। विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन है? ग्रीन हाउस गैस की वृद्धि, वर्षा की कमी, परमाणु हथियार, जनसंख्या वृद्धि। अब देखिए यहाँ पर ये सारी ही हैं, सभी उत्तरदायी हैं, लेकिन उसने कहा है सर्वाधिक उत्तरदायी कौन है? सर्वाधिक उत्तरदायी सभी को हमें मालूम है कि ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि ही है। ठीक है, 86 बहुत ज़्यादा ब्लर है तो सीधा सीधा इसका आंसर बता देते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए देशों के बीच संधि के उठाए गए कदम को क्योटो प्रोटोकॉल कहा गया। ठीक है, ये थोड़ा ब्लर है, बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा है, ये सही है क्वेश्चन। चलते हैं 87 पर। एल्गल ब्लूम के कारण होता है, बहुत अलग क्वेश्चन है ये। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण, यूट्रोफिकेशन के कारण, क्षारीकरण के कारण या फिर बायोमैग्निफिकेशन के कारण। तो यहाँ पर आंसर आपका जाने वाला है 87 का बी, यूट्रोफिकेशन। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए और प्रश्न नया है, हो सकता है बार बार रिपीट हो अब आगे। तो यहाँ पर इसको हम यूट्रोफिकेशन को हम बोलते हैं शैवाल, नोट कर लीजिए, शैवाल प्रफुटन। कहाँ फूट रहे हैं शैवाल, कहाँ फूटते हैं? जल में जो पोषक तत्व होते हैं, आपने देखा होगा जहाँ पर तालाब होते हैं वहाँ ग्रीन ग्रीन सा होता है, तो वही शैवाल प्रस्फुटन होता है और ये क्या करते हैं, जल के पोषक तत्वों को बढ़ाते हैं। समझ में आ गया? चलते हैं आगे। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत क्या है? भाई सबसे ज़्यादा नुकसान देती है और इसका क्या है? तो जीवाश्म ईंधन दहन, प्राणियों का श्वसन, ज्वालामुखी क्रिया, फिर दलदली भूमियाँ। भूमियाँ का मतलब जो दलदली भूमि होती है,
तो 88 का आंसर अगर आप सोच रहे हैं ए जीवाश्म ईंधन दहन, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये रॉन्ग है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड इसी के कारण ज़्यादा पैदा होती है, यानी कि वातावरण में इसकी परिस्थिति ज़्यादा है। ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक जीवन काल किसका होता है? बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन या CFCS। अब जीवन काल से आप समझ रहे हो कि जो बहुत लंबे समय तक वातावरण में रहती है, बहुत ज़्यादा समय तक, तो 89 का कार्बन डाइऑक्साइड ही आएगा। ये सबसे ज़्यादा, और सबसे कम कौन सी रहती है? मीथेन, सबसे कम मीथेन रहती है। और जो मीथेन अभी आपको बताया था कि कौन निकालते हैं मीथेन गैस को, वो जुगाली की, वो आई और चली गई, ऐसे होता है ना। चलते हैं आगे 90 पर। नाइट्रस ऑक्साइड गैस का सर्वाधिक उत्सर्जन किस उद्योग से होता है? नायलॉन, सीमेंट, कपड़ा, कागज। अब यहाँ पर इन्होंने सर्वाधिक सभी में डाला है। स्टूडेंट्स ने यहाँ पर बहुत कंफ्यूज हुए होंगे, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने हर जगह आपसे परसेंटेज पूछी है, और हो सकता है आपके पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चंस बने, तो थोड़ा ध्यान से करिएगा, है ना। तो 90 का आंसर आपका बी ही जाएगा। सर्वाधिक सीमेंट की होती है, बाकी सबका भी है, नायलॉन का भी है, कागज का भी है, सबसे होता है। चलते हैं, भारतीय वन्य जीव संरक्षण एक्ट किस वर्ष में लागू हुआ? कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर 91 का। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला उपकरण कौन सा है? कंप्यूटर है? बिल्कुल नहीं। टेलीविज़न है? बिल्कुल नहीं। कूलर है पर इतना नहीं, पर एयर कंडीशंस आपके ज़्यादा हैं, जो कि आजकल एक एक घर में 4-4 लगे हुए हैं। चलते हैं आगे। पृथ्वी पर इस समय उपस्थित जीवों की उत्तरजीविता के लिए सबसे बड़ा खतरा किसमें है? विकिरण में, मरुस्थलीकरण में, वनों को नष्ट करने में, ग्लेशियर का निर्माण करने में। तो मुझे लगता है आपका सबसे सूटेबल आंसर यहाँ पर सी जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 94 पर हम आ चुके हैं, 6 क्वेश्चन और बचे हैं, और 100 में से मुझे ज़रूर बताइए कि आपके कितने नंबर बने हैं। और अब वीडियो भी ख़त्म होने वाली है, अब तो एक लाइक बनता है, कर दीजिए। आपके लाइक ही हमें मोटिवेशन देता है कि हमें और अच्छी वीडियो आप तक पहुंचानी, और यूज़फुल वीडियो आप तक पहुंचानी है। और ये एनवायरमेंटल ऐसा सब्जेक्ट है कि सभी क्लासेस में, मैंने कई बार बताया कि सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी आपके बहुत काम आएगा। और हिंदी मिरर पे 30 अबाउ वीडियो बन चुकी हैं इससे संबंधित, तो सारे सोल्व पेपर अपलोड हैं, आप उनको ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, सभी पढ़ लीजिएगा, कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी हो, आप एनवायरमेंटल का सब सेम ही होता है। ठीक है, सूखा को नियंत्रित करने में वन कैसे सहायता देता है? तो बता दीजिए आंसर सीधा सीधा। 94 का अगर आप लगा रहे हैं डी, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, वन जल आवरण की भांति कार्य करते हैं इसलिए। चलते हैं आगे। ऊर्जा का नवीनीकृत स्रोत है? पेट्रोलियम, भू-ऊष्मीय, पवन ऊर्जा। बायोमास, भू-ऊष्मीय, हाइड्रो पावर। प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, बायोमास। हाइड्रो पावर, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो अनवीनीकरण और नवीनीकरण, तो पेट्रोलियम तो होगा ही नहीं, है ना। प्राकृतिक गैस जो होती है आपकी नेचुरल गैस, वो भी नहीं होगी। तो यहाँ पर इस वाले में और इस वाले में क्या अंतर है? सौर ऊर्जा हो सकता है, तो लेकिन यहाँ पर आपका बी आंसर सही जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बी। बाकी आपको और कोई लगता है तो आप बता सकते हैं। चलते हैं आगे। वन उन्मूलीकरण सामान्यतः को कम करता है? तो जो आपका किसको कम करता है यहाँ पर आपको बताना है। वर्षा को, मृदा अपरदन को, सूखा को, ग्लोबल वार्मिंग को। तो 96 का आप देख रहे होंगे कि जो हमारे, अगर हम इसका उन्मूलीकरण करते हैं वनों का, तो वर्षा की भी कमी हो जाती है, मृदा अपरदन भी होता है, सूखा भी आता है, ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं? सामान्यतः को कम करता है, सामान्यतः वर्षा को कम करता है। ठीक है, वर्षा कम होने लगती है। कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? बहुत इजी है, बताइए इसका कमेंट बॉक्स में आंसर। डिस्कस करेंगे, जो आपसे बताए गए हैं उनको आप बताइए, फिर हम भी आपसे डिस्कस करेंगे कमेंट बॉक्स में। भारत के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन लगे हैं? अगर हम 23 के जो डाटा है उसके हिसाब से देखें, तो ए आंसर इसका सही जाएगा। 24.5 यहाँ पर परसेंट नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर 62% है। तो लेकिन अगर आपने 24 भी लगाया है तो बिल्कुल सही है, और आगे के लिए भी इसको तैयार रखिएगा। अब आते हैं BOD स्टैंड फॉर।
BOD स्टैंड फॉर किसके लिए है? बायोमेट्रिक ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, या फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड, या फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन ड्रिफ्ट। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या जा रहा है? 99 का लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। तो 99 में अगर आप लगा रहे हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड तो बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 100 पर हम आ चुके हैं। अब एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए फटाफट, और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्योंकि इससे ईजी शायद आपके लिए नहीं होगा कोई भी। अब मुझे 100 क्वेश्चन में से आपके कितने नंबर बने हैं ये भी बताइए, और आने वाले इसमें 100 क्वेश्चन में से मैंने आपको 30 अबाव बताए हैं कि जो रिपीटेड है हर यूनिवर्सिटी के लिए हैं, तो उसकी भी तैयार कीजिए और कनेक्टेड रहिए हमेशा हिंदी मिरर के साथ, सब्सक्राइब करके और बेल आइकन हिट करके।